मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में विपक्ष ने जो एजेंडा चलाया उसकी हवा निकल गई और विपक्ष के मंसूबों पर एक बार फिर पानी फिर गया। हर बार विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरने में नाकाम साबित होती है। हार से हताश विपक्ष अब हर मुद्दे को जोर शोर से मोदी के खिलाफ उठाता है, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद विपक्ष चारों खाने चित हो जाता है और पीएम मोदी की विश्वसनीयता लोगों के बीच और बढ़ जाती है। अब तक हर बार विपक्ष का दांव उल्टा पड़ा है। राफेल डील का भी मुद्दा विपक्ष ने जोर शोर से उठाया, लेकिन क्या हुआ? अब विपक्ष राफेल पर बात करने से भी डरता है और अब अडानी मामले पर भी विपक्ष एक्सपोज होता जा रहा है। विपक्ष ने खूब हंगामा किया कि अडानी समूह धोखाधड़ी में लिप्त है। विपक्ष ने आरोपों की सब सीमाओं को पार करते हुए देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये नारा तक दे दिया कि मोदी अडानी भाई दोनों ने मिलकर खूब खाई मलाई। विपक्ष के राजनीतिक दिवालियेपन का आलम यह था कि उन्होंने ये तक नहीं समझा कि प्रधानमंत्री देश का संवैधानिक पद है और इस पद की अपनी गरिमा है। लेकिन विपक्ष को क्या मतलब? उन्हें तो बस आरोप लगाना है और जवाब सुने बिना ही भाग जाना है। जब से हिंडनबर्ग की विदेशी रिपोर्ट आई है उसके बाद से ही विपक्ष ने एक दिन भी लोकतंत्र के मंदिर संसद को सुचारू रूप से चलने नहीं दिया। विपक्ष है कि आरोप लगाने से मानता नहीं और अडानी समूह के शेयर हैं कि उनके रोज ही बढ़ते जा रहे हैं। विपक्ष ने पहले अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसी रिश्ता साबित करने की कोशिश की, लेकिन जब देश की जनता ने उनके आरोपों पर भरोसा नहीं दिखाया तो उन्होंने देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया और आप सबके पैसे अब अडानी ग्रुप में डूब जाएंगे ये बोला। सभी निवेशक कंगाल हो जाएंगे, लेकिन अडानी समूह के शेयर ने विपक्ष के इन मंसूबों पर भी पानी फेर दिया, क्योंकि अडानी समूह के शेयर ने फिर उछाल मार दी। चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर। अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को दिसंबर तिमाही में 820.6 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। एक साल पहले इसी समावधि के दौरान कंपनी को 11.63 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। कंपनी का राजस्व भी 42% बढ़कर 26,612.33 करोड़ रुपए हो गया था। टॉप लाइन और मुनाफे में सबसे बड़ा योगदान कर पूर्व लाभ का रहा, जो 370% बढ़कर 669 करोड़ रुपए हो गया। खनन और नवीनीकरण ऊर्जा से होने वाला मुनाफा भी बढ़कर 3 गुना हो गया। विपक्ष को समझना होगा कि झूठ भले ही सच के कपड़े पहन ले, लेकिन उनका झूठा चेहरा एक समय के बाद सबके सामने आ ही जाता है। लोकसभा चुनाव में लगभग 400 दिनों का ही समय रह गया है। देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के चुनाव के इस रण में शहमात का खेल शुरू कर दिया है। कोई जातीय समीकरण साध रहा है तो कोई हिंदू ध्रुवीकरण, तो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व का चोगा पहन अपने अपने शतरंज की चाल अपने हिसाब से सेट करने में लगा है। चुनाव से पहले कई तरह के सर्वे भी होते हैं जो कई बार कई राजनीतिक पार्टियों के मुखिया का बीपी भी हाई कर देते हैं। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें वर्तमान भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता है। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में जब ममता बनर्जी बंगाल चुनाव जीतने में सफल रही थी, तब उनकी पार्टी ने ये स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी कि मोदी जी की टक्कर में तो अब सिर्फ ममता दीदी ही हैं। इसके बाद ममता बनर्जी पीएम बनने का सपना देखने लगी, लेकिन ममता बनर्जी ने एक सर्वे में ये बुरी खबर सामने आई है। जो ममता बनर्जी की पार्टी अभी तक ये कहती थकती नहीं थी कि इस बार ममता बनाम मोदी होगा, लेकिन 6 महीने के सर्वे के हिसाब से राजनीतिक पारी पूरी तरह से पलट गई है। देश की राजनीति में तो छोड़िए, ममता बनर्जी को अपने किले बंगाल में ही भाजपा से दीदी को नुकसान हो रहा है। इस सर्वे के अनुसार क्या है ये सर्वे, चलिए आपको बताते हैं। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल राज्य में एनडीए की सीट बढ़ती दिखाई दे रही है। सिर्फ 6 महीने में राज्य की पूरी पिक्चर ही पलट गई है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें ही मिली थी। जनवरी 2023 में आए ताजा सर्वे में एनडीए की सीटें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एनडीए को 20 सीटें मिलने का अनुमान है। सिर्फ 6 महीने पहले ही हुए सर्वे में बीजेपी राज्य में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू रही है। अगस्त 2022 में इसी एजेंसी ने सर्वे किया था। उस समय एनडीए को सिर्फ 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। अगर इसी तरह ममता बनर्जी अपने ही राज्य में कमजोर होती रहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि दीदी 22 से 2 पर आ जाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का झूठ एक बार फिर सबके सामने आ गया है। राहुल गांधी को देखकर अब ये लगने लगा है कि कोई व्याकुल अधीर अपरिपक्व नेता सामने खड़ा है जो सिर्फ मोदी का विरोध करना जानता है। विरोध के नाम पर कुछ भी उलझुल आरोप लगाने से भी वो पीछे नहीं हटता। राहुल गांधी अभी तक अपनी पार्टी को कोई राजनीतिक सफलता तो नहीं दिला पाए, लेकिन अपने बयानों से पार्टी को शर्मिंदगी में जरूर डाल देते हैं।
फिर से राहुल गांधी अपने ही एक पॉलिटिकल स्टंट में खुद फंस गए हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी अपने ही बुने जाल में फंसते हैं, उस परिस्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि मानो राहुल गांधी पॉलिटिकल स्टंट से पहले कोई तैयारी नहीं करते और खुद उसी राजनीतिक स्टंट का शिकार होने के बाद एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। अभी फिर कुछ ऐसा ही हो गया है कि राहुल गांधी को अपने ही आरोपों का जवाब देते नहीं बन रहा। बताते हैं आपको पूरी खबर। हुआ यूं कि राहुल गांधी का दौरा था प्रयागराज का, लेकिन दौरे से पहले ही राहुल गांधी का दौरा रद्द हो गया, जिसका आरोप राहुल गांधी और मंडली ने सीधा आरोप नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर लगा दिया। तो आखिर क्या बोले राहुल गांधी और उनकी मंडली? दरअसल कांग्रेस ने एयरपोर्ट अथॉरिटी पर आरोप लगाया कि उनकी फ्लाइट वाराणसी में लैंड नहीं होने दी गई। वाराणसी एयरपोर्ट ने हालांकि इन आरोपों को खारिज कर दिया। अधिकारियों के अनुसार राहुल गांधी ने खुद अपना दौरा रद्द किया था। एयरपोर्ट के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया 13 फरवरी 2023 को 9:16 पर AAI वाराणसी एयरपोर्ट पर ईमेल भेजकर MSAR एयरवेज की ओर से उड़ान रद्द कर दी गई थी। कृपया अपना बयान सही करें क्योंकि ऑपरेटर की ओर से उड़ान रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी और मंडली को सोचना चाहिए कि वो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन का हिस्सा हैं। उनकी बात को जनता सुनती है। अगर राहुल गांधी और मंडली इस तरह झूठे आरोप लगाते रहे तो सार्वजनिक जीवन में उनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। हमारे आसपास के सामाजिक परिवेश में ऐसे कई लोग मिल जाते हैं कि जो कुछ भी बोल देते हैं और पकड़े जाने पर तुरंत पलटी मार देते हैं, या यूं कह लीजिए कि यू टर्न ले लेते हैं। अब इस तरीके के लोगों का देश की राजनीति में भी अवतरण हो चुका है, जो पहले फैसला तो ले लेती है अपने और पार्टी के हितों को साधने के लिए, बिना ये सोचे हुए कि क्या उनका फैसला संविधान के अंदर है या नहीं। ये एक ऐसी पार्टी के लोग हैं जो हर जगह ये दुहाई देने से बाज नहीं आते कि देश में संविधान का हनन हो रहा है। ये पार्टी बात बात पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और केंद्र सरकार के खिलाफ कि जी देखिए, ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ये हमें काम करने नहीं दे रहे, संविधान के मूल्यों का हनन हो रहा है। लेकिन जब ये लोग संविधान का हनन करते पकड़े जाते हैं और जब न्यायालय उनकी चोरी पकड़ उनकी डांट लगाती है, तो ये लोग तुरंत ही उठन मार लेते हैं और कोई और नहीं, ये दिल्ली में पैदा हुई कथित ईमानदार कट्टर राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी के लोग हैं। लेकिन इसके मास्टर अरविंद केजरीवाल अपने फैसले पर यू टर्न लेने में भी मास्टर हैं। पहले वो दिल्ली में अपने किए गए फैसले पर यू टर्न लेते हैं, अब उनके छोटे भाई भगवंत मान ने भी उनकी ये कला सीख ली है और अब वो पंजाब प्रशासन में अपने द्वारा लिए गए फैसलों पर यू टर्न ले लेते हैं। अभी हाल ही में मान सरकार ने महिला आयोग की अध्यक्षा को हटाने के लिए एक राजकीय फरमान सुनाया, लेकिन जैसे ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मान सरकार की चोरी पकड़ी तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में फिर अपने आदेश पर यू टर्न लेते हुए अपना राजकीय संदेश रद्द कर दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। पंजाब में महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी को पद से हटाने के फैसले को पंजाब सरकार ने वापस ले लिया है। पंजाब सरकार ने इस बारे में हाई कोर्ट को भी सूचित कर दिया है। आपको बताते चले, महिला आयोग की चेयरपर्सन के पद से हटाने के बाद मनीषा गुलाटी ने पंजाब सरकार के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मनीषा गुलाटी की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के फटकार के बाद पलटी मारते हुए मान सरकार ने अपनी गलती सुधार ली है। आपको बताते चले, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के कार्यकाल के दौरान मार्च 2018 में मनीषा गुलाटी को पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था और उसके बाद 18 मार्च 2024 तक एक्सटेंशन दे दी गई थी, लेकिन 31 जनवरी को पंजाब सरकार ने उनका विस्तार आदेश रद्द कर दिया था। मनीषा गुलाटी को पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नजदीकी माना जाता है। मनीषा गुलाटी पहले कांग्रेस में थी, लेकिन उन्होंने 20 फरवरी 2022 को कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोलकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने इस वक्त के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस में उनकी डिग्निटी को हर्ट किया गया था, हिंदू होने की वजह से उन्हें टारगेट किया गया और पर्सनल रंजिश निकाली गई। वहीं अब मनीषा गुलाटी के बीजेपी में होने की वजह से पंजाब की मान सरकार उन्हें महिला आयोग की चेयरपर्सन के पद से समय से पहले ही छुट्टी कराना चाहती है, लेकिन हाईकोर्ट से नोटिस मिलने के बाद भगवंत मान सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।